Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the पेरी-ऑपरेटिव नर्सिंग। जैसा कि कुछ दिनों से हमारे चैनल पे आपको पेरी-ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में लेक्चर वीडियोस कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। उसी सीरीज़ के अंदर हम आज की क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए। कल हमने ये पढ़ा था कि पोस्ट ऑपरेटिव फेज क्या होती है, कौन से इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कौन कौन से इसकी गाइडलाइंस होती है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि अब तक हमने जो भी लेक्चर वीडियोस हमने किए हैं, जो भी हमने लिए हैं, उनमें हमने क्या स्टडी किया है। ब्रीफली एक बार सबको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट वन है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। उसके बाद हमने देखा था फेजेज ऑफ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। 3 फेज होती है, प्री, इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव फेज। उसके बाद प्री ऑपरेटिव फेज को हमने डिटेल से स्टडी किया था। उसमें देखा था अपन ने क्या क्या देखा था, कंसर्न क्या है, कौन लेता है, न्यूट्रिशन है, एलिमिनेशन है और सर्जिकल साइट, इनका क्या रोल रहता है। नेक्स्ट जगह प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट है, उसमें क्या करना है। नेक्स्ट जगह था एक्सरसाइजेज इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से क्लाइंट को बचा सकती है। नेक्स्ट में देखा तो साइकोसोशल प्रिपरेशन की। साइकोसोशल प्रिपरेशन के दौरान हम कैसे क्लाइंट को हैंडल करते हैं, कैसे क्लाइंट को प्रिपेयर करते हैं सर्जरी के लिए, उसकी कल्चरल बिलीव्स को इन्वॉल्व करके, उसकी सोशल सेटिस्फेक्शन करके, उसका जो भी कल्चरल बिलीव्स है उनको फॉलो करते हुए हम क्लाइंट को साइकोसोशली प्रिपेयर करते हैं। उसके जो भी एंजाइटीज़ हैं, जो भी फियर्स हैं अबाउट द सर्जरी, उनको हम दूर करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर हमने ये देखा था कि जो भी प्री ऑपरेटिव फेज के जो भी काम थे, क्या वो हमने किए हैं या नहीं किए, क्लाइंट के डॉक्यूमेंटेशन रेडी है कि नहीं है, क्लाइंट की सर्जिकल साइट प्रिपेयर है कि नहीं है, क्लाइंट सर्जरी के लिए साइकोसोशल प्रिपेयर है कि नहीं, ये सारा कुछ हमने देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग द क्लाइंट इन सर्जरी। ऐसी कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन है जो क्लाइंट को सर्जरी के दौरान अफेक्ट कर सकती है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने देखा था कि मेडिकेशन अफेक्टिंग द क्लाइंट इन सर्जरी। ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशन हैं जो क्लाइंट को सर्जरी के दौरान अफेक्ट करती है। मान लीजिए आपका क्लाइंट किसी अदर सिस्टमेटिक डिसऑर्डर की वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन से किसी मेडिसिन को कंज्यूम कर रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन से किसी भी अदर सिस्टमेटिक डिसऑर्डर की वजह से, तो वो मेडिसिन क्या जो करेंटली जो सर्जरी परफॉर्म की जा रही है उसके अंदर अफेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा था कि इंट्रा ऑपरेटिव फेज की। इंट्रा ऑपरेटिव फेज क्या होती है, जैसे ही क्लाइंट प्री ऑपरेटिव फेज एंड करके इंट्रा ऑपरेटिव फेज में बिगिन करता है, इंट्रा ऑपरेटिव फेज में इंटर करता है, तो कब करता है, जब क्लाइंट को ऑपरेटिंग रूम में ट्रांसफ़र किया जाता है और क्लाइंट ऑपरेटिंग रूम में आता है, तो वहाँ से इंट्रा ऑपरेटिव फेज शुरू हो जाती है। और जब क्लाइंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर जाता है तब इंट्रा ऑपरेटिव फेज वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखा था गाइडलाइन टू एलिमिनेट द रॉन्ग साइट एंड रॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर की। कौन कौन सी गाइडलाइन है जिनका हमें फॉलो करना है ड्यूरिंग सर्जरी। नेक्स्ट हमने देखा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है वो क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, शाइन इन क्या है, टाइम आउट क्या है, साइन आउट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से देखा है। नेक्स्ट देखा हमने पोस्ट ऑपरेटिव फेज की। पोस्ट ऑपरेटिव फेज कब शुरू होती है, जब क्लाइंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आता है, वहाँ से लेकर के कंप्लीट हीलिंग तक जो फेज होती है उसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव फेज। इसमें देखा है पोस्ट ऑपरेटिव फेज में हमने देख लिया था कि टाइप ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फेज की। पोस्ट ऑपरेटिव फेज के कौन कौन से टाइप थे, इमीडिएट, इंटरमीडिएटेड और एक्सटेंडेड पोस्ट ऑपरेटिव फेज, इसके 3 टाइप थे। नेक्स्ट हमने देखा था ऑब्जर्वेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ऑब्जर्वेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी डिजीज थी उसी के अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसा कि मान लीजिए किसी पेशेंट को ऑर्थोपेडिक सर्जरी उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। साथ के साथ हम हार्ट और लंग्स, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोलॉजी सिस्टम, न्यूरोलॉजी सिस्टम, इनका हम कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि क्लाइंट एनेस्थीसिया से रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की। जैसा कि हमने कल भी देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, कैसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उन सबको हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम वहाँ से आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट वन है हमारा आज का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की। जैसे ही क्लाइंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आया तो हमें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे डिटरमाइन करना है कि इसके अंदर जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट था वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, ग्रेजुअली एनेस्थीसिया से पेशेंट रिकवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट वन असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की। जैसे हमारे पास पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर पेशेंट आता है तो हमें क्या करना है, पेशेंट के
कॉन्शियसनेस के लेवल को चेक करना है कि पेशेंट है वो कॉन्शियस है कि नहीं है, कॉन्शियस है नहीं है, ये देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता लग सके कि पेशेंट को पोजीशन क्या रखनी है, पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है या नहीं करनी। क्योंकि अगर अनकॉन्शियस क्लाइंट होगा तो वो लेबरियस ब्रीथिंग करेगा, जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा था कि जब भी पेशेंट एनेस्थेटाइज किया जाता है तो वो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, तो जिससे क्या होता है पेशेंट काफ़ी लेथार्जिक होता है। ठीक है, पेशेंट अपने एफर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन के दौरान जो काफ़ी एफर्ट्स करता है लेकिन हो नहीं पाता उससे, क्योंकि जो मेडिकेशंस थी उनका इफेक्ट अभी भी रिमेनिंग है बॉडी के अंदर। तो हमें क्या करना है, जैसे ही पेशेंट हमारे पास पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आता है तो हमें क्या करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करना है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ओरिएंट द क्लाइंट विद द एनवायरनमेंट। मान लीजिए आपका क्लाइंट है वो क्या है, कॉन्शियस है, लेकिन वो सेमी कॉन्शियस स्टेज के अंदर है, कॉन्शियस है लेकिन पूरी तरह से ओरिएंट नहीं है। ठीक है, तो हमें जैसे ही क्लाइंट हमारे पास पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आता है तो एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम क्लाइंट को ओरिएंट करवाएं। ओरिएंट करवाने का मतलब है कि हम पेशेंट को ये बताएंगे कि अभी आप कहाँ हो, आपकी सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, अब आप ठीक हो चुके हो। तो जिससे क्या होगा, क्लाइंट की जो एंजाइटीज है वो दूर हो जाएंगी और साथ के साथ क्लाइंट है वो कंफर्टेबल फील करेगा। वरना देखेगा कि मुझे कहाँ ले आए, कौन कौन से ये मेरे साथ क्या किया है, पेन भी हो रहा है, साथ के साथ ये देखेगा कि ये क्या ट्यूब्स लगी हुई है, तो जिससे काफ़ी डर का माहौल हो जाता है पेशेंट के अंदर। उन सब को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंट को ओरिएंट करवाना होगा कि अभी आप पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर हो, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर हो, यहाँ पर आपको रखा जाएगा ताकि आपकी जो रिकवरी है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा सके। नेक्स्ट वन है स्पीक इन सॉफ्ट टोन, फिल्टर आउट एक्सट्रेनियस नॉइज इन द एनवायरनमेंट की। जब भी हम क्लाइंट के साथ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर बात करेंगे तो हमें क्या करना है, क्लाइंट के साथ बहुत ही सॉफ्टली बात करना है। ठीक है, एंगरनेस के साथ, गुस्से के साथ क्लाइंट के साथ बात नहीं करनी है, हमें सॉफ्टली बात करनी है क्योंकि वो पहले से परेशान है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, काफ़ी आराम से क्लाइंट के साथ बात करनी है। साथ के साथ जो एक्स्ट्रा नॉइस है, जो एक्सट्रेनियस नॉइस है, जो बाहर से जो साउंड्स आ रहे हैं जो क्लाइंट को इरिटेट कर रहे हैं, क्लाइंट एनेस्थीसिया मेडिसिन की वजह से पहले से इरिटेट है और जो साउंड्स आ रहे हैं वो और उसको इरिटेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, उसको साउंड्स को दूर करना है। ठीक है, सॉफ्ट टोन में हमें क्लाइंट के साथ बात करनी है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं टेम्परेचर कंट्रोल। जैसा कि हमने अभी तक स्टडी किया है, जैसे ही पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिव फेज के अंदर एनेस्थेटाइज किया जाता है तो बॉडी की मेटाबॉलिक जो रेट है, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। साथ के साथ बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो अब जब बॉडी की बेसल मेटाबॉलिज्म रेट या मेटाबॉलिज्म की जो रेट थी वो क्या हो गई, कम हो गई, और मेटाबॉलिज्म की रेट कम होने की वजह से क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। तो पेशेंट का टेम्परेचर कंट्रोल है वो देखना होगा। ठीक है, कि पेशेंट टेम्परेचर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। साथ के साथ क्या होता है कि पेशेंट जब एनेस्थेटाइज हो जाता है तो हाइपोथैलेमस वगैरह सारी एनेस्थेटाइज हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन पूरा CNS सिस्टम, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है वो एनेस्थेटाइज हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट के जो भी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सिस्टम है वो हमें बॉडी इंटरनली टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें टेम्परेचर कंट्रोल या टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रखना, आइए हम देखते हैं इस टॉपिक में। फर्स्ट वन है मॉनिटर द टेम्परेचर। जैसे ही क्लाइंट आपके पास आता है तो हमें टेम्परेचर मॉनिटर करना है। टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे डेफिनेटली हमें कम ही मिलना है, क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, पेशेंट शिवरिंग फील करता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी की बेसल मेटाबॉलिज्म रेट BMR है वो कम हो चुकी है। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द साइन ऑफ हाइपोथर्मिया दैट में रिजल्ट फ्रॉम एनेस्थीसिया। हमें क्या करना है, ऐसे साइन नोट करने हैं कि हाइपोथर्मिया की साइन के पेशेंट को ठंड लग रही है, पेशेंट शिवरिंग कर रहा है, ये सारे साइन हमें क्या करने हैं, नोट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो अभी शिवरिंग हो रही है या फिर जो भी पेशेंट को ठंड लग रही है वो सारा किस वजह से, एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट वन है अप्लाई वार्म ब्लैंकेट एंड कंटिन्यूअस ऑक्सीजन एज प्रेस्क्राइब इफ द क्लाइंट एक्सपीरियंस शिवरिंग। जब पेशेंट को शिवरिंग हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट, ठीक है, कुछ वार्मर्स आते हैं आजकल, स्पेशल टाइप के वार्मर्स आते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर है वो कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर वो वार्म करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उसके अंदर 35 36 जो भी सेट करोगे, प्री सेट कर दोगे, पहले से सेट करके रखोगे 36 35 जो भी टेम्परेचर आपको पेशेंट की बॉडी का रखना है, उसके बाद वो उसी टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली हीट है वो देते रहते हैं, एयर देते रहते हैं, जिससे पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ पेशेंट को शिवरिंग से बचाया जा सकता है। और शिवरिंग को कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, वहाँ ब्लैंकेट्स देंगे। नेक्स्ट वन है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। नेक्स्ट वन है हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है,
पेशेंट की पोजीशन कैसे रखनी है, वो सारा कुछ अभी हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है असिस्ट द सर्जिकल साइट फॉर द ड्रेन एंड वुंड ड्रेसिंग। सबसे पहले आते ही जैसे ही आपने पेशेंट को मॉनिटर वगैरह लगाए, बीपी वगैरह किया, अदर सिस्टम जो भी मोस्ट कॉमनली सीएनएस, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपने एग्जामिनेशन किया, आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने ऐसा कोई साइन नहीं देखा जहाँ पे उनमें कोई इनके फंक्शन में कोई भी दिक्कत हो, तो आपको क्या करना है, उसके बाद हमें एज ए नर्स हमें क्या करना है, सर्जिकल साइट को चेक कर। सर्जिकल साइट को चेक करके हमें ये देखना है कि सर्जिकल साइट है वो कहाँ बनाई है सर ने, जो भी सर्जन है उन्होंने कहाँ पे सर्जिकल साइट की है, क्रिएट की है, साथ के साथ वहाँ पे कोई ड्रेन तो नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये ड्रेन लगे हुए, ठीक है। नॉर्मली इनको बोलते हैं रोमोवेक, की एक नेगेटिव प्रेशर ड्रेन होते हैं, रोमोवेक ड्रेन, ठीक है। असिस्ट द सर्जिकल साइट फॉर ड्रेन एंड वुंड ड्रेसिंग। उस ड्रेन देखने की, क्या सर्जिकल साइट पे कोई ड्रेन तो कनेक्ट नहीं किया सर्जन ने, साथ के साथ हमें देखना है कि वुंड की ड्रेसिंग है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई, क्या वहाँ से कोई ब्लीडिंग हो रही है, क्या जो ड्रेसिंग है उसमें सोकेज हो चुका है, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट सीरियस ड्रेनेज में अकर फ्रॉम एन incision, but if the excessive bleeding occur from that site, immediately notify to the healthcare provider। जैसे ही हम क्या करेंगे, सर्जिकल साइट को देखेंगे, सर्जिकल साइट को देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है, सीरस, यहाँ पे सीरस का मतलब आ रहा है सीरम, ठीक है। वहाँ से आपके वुंड से येलोइश कलर का डिस्कलरेशन है, यहाँ येलोइश कलर का जो फ्लूइड है वो निकल रहा है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन वहाँ से अगर रेडिश कलर का डिस्चार्ज आ रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूसली एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है, और साथ तुरंत हमें इमीडिएटली हमें क्या करना है, सर्जन को इन्फॉर्म करना है, ताकि उस ब्लीडिंग को कंट्रोल टाइमली उस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट वन है मेंटेन ए ड्राई एंड इंटैक्ट ड्रेसिंग। पूरी कोशिश करनी है कि जो ड्राई ड्रेसिंग है उसको पूरी तरह से ड्राई रखना है, उसको बार बार वेट नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली वेट कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, ड्राई ड्रेसिंग मेंटेन करनी है, साथ के साथ इंटैक्ट। ऐसा नहीं हो कि आपकी ड्रेसिंग इधर उधर से खुली हुई हो, ठीक है। प्रॉपर इंटैक्ट होनी चाहिए ड्रेसिंग, ताकि पेशेंट की जो वुंड हीलिंग है वो प्रॉपरली हो सके और वुंड इन्फेक्शन के चांसेज है वो मिनिमाइज हो सके। नेक्स्ट वन है चेंज द ड्रेसिंग एज प्रेस्क्राइब। ड्रेसिंग को चेंज करना है, जो भी रेट या जो भी टाइम सर्जन ने बताया हुआ है, सर्जन के अकॉर्डिंग जो भी प्रेस्क्राइब किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ठीक है। जो ड्रेसिंग है उसको हमें चेंज करना है, साथ के साथ हमें क्या करना है, नोट द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग और ड्रेन ऑर्डर, इंटैक्टनेस ऑफ फ्यूचर एंड स्टेपल। साथ के साथ हमें क्या नोट करना है, हमें देखना है कि सर्जिकल साइट से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। जब भी हम पेशेंट की जितनी बार भी या जब भी हम ड्रेसिंग करेंगे तो हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्वेशन में रखनी है कि क्या जो इंसिजन साइट है वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। साथ के साथ जो ड्रेन है उसके अंदर कितना अमाउंट है, वो ब्लड आ रहा है, ब्लड है, जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वुंड से वो कितना अमाउंट आ रहा है। देखो ऑब्जर्वेशन के दौरान जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि इस सर्जरी के अंदर इतना ड्रेन में आ सकता है, कुछ अमाउंट है वो एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ एक्सपेक्टेड अमाउंट से भी ज़्यादा आ रहा है, तो हमें इमीडिएटली सर्जन को क्या करना होगा, इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, इमीडिएटली हमें सर्जन को इन्फॉर्म करना होगा कि सर वुंड ड्रेनेज और वुंड ड्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर है वो ब्लड या जो भी फ्लूइड है, जो भी वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है कहाँ से, वुंड से जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, तो हमें ये सर्जन को तुरंत बताना है। साथ के साथ हमें देखना ऑर्डर, ठीक है। अगर वुंड ड्रेसिंग कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हमें बैड ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये किस चीज़ का साइन है, ये एक साइन है कि वुंड है वो इन्फेक्ट हो चुका है। अगर वहाँ से बैड ऑर्डर्स आ रही है इंसिजन साइट से, तो उसका मतलब है कि जो वुंड है, जो सर्जिकल साइट थी वो इन्फेक्ट हो चुकी है। साथ के साथ हमें देखना है इंटैक्टनेस ऑफ फ्यूचर। साथ के साथ हमें ये देखना है कि सर्जरी के दौरान या हमने जो फ्यूचरिंग की थी, जो टाँके लगाए थे, क्या वो खुल तो नहीं गए, किसी भी रीजन की वजह से वो खुल तो नहीं गए हैं। जो स्टेपल्स किए थे वो इंटैक्ट है कि नहीं है, फ्यूचर है वो इंटैक्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है। कब करनी है, जितनी बार जब भी हम पेशेंट की ड्रेसिंग करेंगे उस टाइम पे हमें ये देखना है कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ड्रेन में कितना अमाउंट है, ऑर्डर क्या है, ठीक है, वहाँ से कोई बदबू तो नहीं आ रही है। साथ के साथ इंटैक्टनेस ऑफ फ्यूचर इंटैक्ट है कि नहीं है, स्टेपल लगाए थे जो स्किन क्लोज करने के लिए, वहाँ पर वो इंटैक्ट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें कब ऑब्जर्व करनी है, जब हम क्या करेंगे, ड्रेसिंग कर रहे होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नॉट है Montgomery stress may be used when frequent dressing changes are anticipated to help prevent skin irritation from the frequent tape removal। जब मान लीजिए सर्जन आपको एडवाइस कर रहा है कि हर 4 घंटे या हर 6 घंटे या हर
12 घंटे हर 24 घंटे के हर हर दिन आपको पेशेंट की ड्रेसिंग करनी है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हम जब भी ड्रेसिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, टेप चिपकाएंगे, ठीक है, माइक्रोपोर हो चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो, ठीक है, चाहे डायनाप्लास्ट हो, कुछ भी हो, जिससे भी हमें ड्रेसिंग करनी है उसको हम चिपकाएंगे और बार बार हम उनको हटाएंगे, उतारते हैं। तो उससे क्या होगा, स्किन को काफ़ी इरिटेशन होती है, वहाँ पे काफ़ी इचिंग होने के चांसेस होते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोंटेगोमेरी स्ट्रेप्स आते हैं, मोंटेगोमेरी स्ट्रेप्स आते हैं, जिसमें देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो ये डिवाइस, ये जो स्ट्रेप्स दिखाए गए हैं उनको बोलते हैं मोंटेगोमेरी स्ट्रेप्स। इसमें क्या होता है, मोंटेगोमेरी स्ट्रेप में क्या होता है, स्ट्रेप्स को एक साइड में चिपका दिया गया है, यहाँ से ये खुले हैं, ठीक है, इधर से इनको चिपका दिया गया, यहाँ से खुले, और पेशेंट की इंसिजन साइट है वो मेरे कर्सर के ऊपर है। देखिए अभी जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है वहाँ पे क्या है, पेशेंट की इंसिजन साइट है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम ड्रेसिंग करेंगे तो इन स्ट्रेप्स को यहाँ से चिपकाया होता है, साथ के साथ इधर इनमें क्या होता है, लेस होती है, ठीक है, डोरियाँ होती है, उन डोरियों के साथ उन धागे होते हैं, उन धागों के साथ उनको क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए। नॉर्मली देखिए जैसे कि यहाँ पर इंसिजन है, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, ड्रेसिंग करते समय उन स्ट्रैप्स को हटाना है, ठीक है, उन स्ट्रैप्स की जो डोरी है उनको खोल करके उनको हटाएंगे, हटाने के साथ हम क्या करेंगे, वहाँ पे ड्रेसिंग करेंगे, क्लीनिंग करके, ड्रेसिंग करके, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही गोज पीस रखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, वापस से जो डोरियां हमने ओपन की थी उन डोरियों को हम वापस से टाई कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे इन डोरियों को वापस से इन्होंने क्या किया, बांध दिया गया, टाइट कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, पेशेंट को बार बार इन स्ट्रेप्स को हटाने की जरूरत नहीं है। और हमें अगर फ्रिक्वेंटली ड्रेसिंग करने की प्रेस्क्राइब किया गया है, फ्रिक्वेंट ड्रेसिंग करने के लिए अगर हमें प्रेस्क्राइब किया गया है, तो हम पेशेंट को इरिटेट भी नहीं करेंगे। बार बार हम जब भी हमें ड्रेसिंग करनी होगी, हम इन डोरियों को ओपन करेंगे, देन ड्रेसिंग करेंगे और देन उसके बाद वापस से इनको बांध देंगे, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को बार बार टेप हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ल्यूकोप्लास्ट, डायनाप्लास्ट जो भी हमारा, ठीक है, जो भी माइक्रोपोर वगैरह जो भी हमारी डिवाइसेज होती है उनको बार बार हमें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको हमें बार बार हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, पेशेंट की जो स्किन है, वो स्किन इरिटेशन है पेशेंट की, वो भी कम हो जाएगी, साथ के साथ पेशेंट अच्छे से कोऑपरेट करेगा और पेशेंट इरिटेट नहीं होगा। आई होप मेरे द्वारा जो भी लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर वीडियोस के अंदर कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्लाइड के अंदर, तो प्लीज़ आप मुझे उस डाउट के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, वुंड ड्रेन शुड बी पेटेंट एंड प्रिपेयर असिस्ट विद द रिमूवल ऑफ ड्रेन। जैसे ही हमें ड्रेन के बारे में देखना है तो हमें क्या करेंगे, ड्रेन हमेशा पेटेंट होनी चाहिए, ड्रेन के अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ड्रेन है वो कटना पटना नहीं चाहिए, ना कि ड्रेन है वो नई ड्रेन कहीं से मुड़ना चाहिए। ये एज ए नर्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूरिंग द केयर ऑफ पेशेंट आफ्टर सर्जरी। तो हमें क्या करना है, जो ड्रेन है उसको क्लोजली मॉनिटर करना है, साथ के साथ मान लीजिए सर्जन उस ड्रेन को रिमूव कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान ही उस ड्रेन रिमूवल प्रोसीजर के अंदर हमें क्या करना है, सर्जन को अच्छे से असिस्ट करना है। नेक्स्ट वन है, एन एब्डोमिनल बाइंडर में भी प्रेस्क्राइब फॉर ओबेस क्लाइंट टू प्रिवेंट डिसेंशन ऑफ इंसिजन। एब्डोमिनल बाइंडर्स आते हैं और उन एब्डोमिनल बाइंडर्स को हमें किस केस में यूज़ करना है, अगर हमारा क्लाइंट है वो काफ़ी ओबेज है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, एब्डोमिनल बाइंडर्स को यूज़ करना है, ताकि पेशेंट का जो वुंड है, वुंड डिसेंशन को हम रोक सकें। वुंड डिसेंशन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी स्किन के एज है, वुंड डिसेंशन का मतलब है जो स्किन के एज थे वो दूर दूर हो जाना ड्यू टू इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, ठीक है, तो उनको बोलते हैं वुंड डिसेंशन। और वुंड एविशरेशन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन था, जो भी कुछ भी ऑर्गन है वो बाहर सर्जिकल साइड से बाहर आ रहे हैं, वुंड से बाहर आ रहा है, उसे बोलते हैं वुंड एविशरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो जो ये व्हाइट कलर का जो बांधा हुआ है पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर, उसे बोलते हैं एब्डोमिनल बाइंडर। इससे क्या होता है, जो वुंड है, जो इंसिजन है, उसको क्या होता है, सपोर्ट होता है और उसके डिसेंशन होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये एक इमेज है, ठीक है, और ये आप जो देख रहे हैं वो क्या है, ड्रेन है। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पेशेंट के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखना होता है, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्लोजली मॉनिटर करना होता है और पेशेंट को बैलेंस करके रखना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन, मॉनिटर द आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रेस्क्राइब, ठीक है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आईवी फ्लूइड्स हमें एडमिनिस्टर करने के लिए बोला गया है वो आईवी फ्लूइड्स हमें प्रॉपरली पेशेंट के अंदर क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है, ताकि हम पेशेंट को हाइपोवोल्यूमिया से और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से हम क्या कर सके, पेशेंट को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट वन है, मॉनिटर द साइन ऑफ फ्लूइड
एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साइन एंड सिम्टम्स को हमें क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। तो फ्लूइड इम्बैलेंस का यहाँ पे आएगा तो पेशेंट हाइपोवोलेमिया में चला जाएगा, टेकीकार्डिया हो सकता है, पेशेंट को टेकीपीनिया हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, जो भी पर्टिकुलर कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, जो भी इम्बैलेंस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट वन है मेंटेन द इनटेक आउटपुट चार्ट। ये बहुत ही क्लोजली जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट उसको क्लोजली मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेंटेन इनटेक आउटपुट, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करते हैं कि पेशेंट को कितना फ्लूइड हमने दिया है और कितना फ्लूइड आउटपुट में मिला है। तो वो सारा हम प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, ताकि हम पेशेंट को उसी कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सके। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द यूरिन आउटपुट। साथ के साथ हमें क्या करना है, यूरिन आउटपुट भी मॉनिटर करना है। आप फ्लूइड दिए जा रहे हो, पेशेंट को यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, पेशेंट की जो किडनी है वो काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होने के चांसेस, फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस है, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। तो हमें क्या करना है, साथ के साथ जब भी हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर, जब भी हम आईवी फ्लूइड्स देंगे उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट को भी साथ के साथ मॉनिटर करके चलना है। नेक्स्ट वन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की। पेशेंट एनेस्थेटाइज था, उसके बाद जब वो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आ गया, एनबीएम रखा था हमने सर्जरी से पहले, पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है, तो पेशेंट को खाना कब देना है, कब उसके एनबीएम को हमें ब्रेक करना है, तो वो सारा हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। फर्स्ट वन है मॉनिटर द पेशेंट फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग की। पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग के लिए हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर जो नोजिया और वोमिटिंग होती है वो मोस्ट कॉमनली एनेस्थीसिया मेडिकेशंस की वजह से होती है, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया की वजह से होती है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। ठीक है, कि पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग की कंप्लेन तो नहीं है। नेक्स्ट वन है मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एनजी ट्यूब प्रोजेक्ट। मान लीजिए एनजी ट्यूब लगी हुई है पेशेंट को, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग लगी हुई है, उसी के थ्रू हमें पेशेंट को फ्लूइड वगैरह देने हैं। जो भी डाइट हमें सर्जन ने अलाउ की है उस डाइट को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो हमें क्या करना है, पेटेंसी को मेंटेन रखना है, ऐसा ना हो कि एनजी ट्यूब वो ब्लॉक हो जाए। तो ठीक है, प्रॉपर एनजी ट्यूब केयर करनी है। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट के एब्डोमिन को मॉनिटर करना है, क्या पता वो डिस्टेंस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेशन तो नहीं है, कोई सर्जिकल साइट है वहाँ पे, कोई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा था। हमें क्या करना है, मॉनिटर फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की एब्डोमिनल गर्थ को चेक करते हैं। और जब भी हम पेशेंट की एब्डोमिनल गर्थ को चेक करेंगे तब हम किस लेवल से चेक करेंगे, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस से हमें क्या करना है, पेशेंट की एब्डोमिनल गर्थ को चेक करना है। ठीक है, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल गर्थ को मीजर करते हैं। और एब्डोमिनल गर्थ कहाँ से मीजर की जाती है, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्लाइड से, ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द पासेज ऑफ फ्लैटुलेंस एंड रिटर्न ऑफ बाउल साउंड की। हमें ये देखना है, साथ के साथ हमें पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट से गैस पास किया कि नहीं किया। रिटर्न ऑफ बाउल साउंड हमें स्टेथोस्कोप से हमें सुनना है, ठीक है, स्टेथोस्कोप से हमें क्या है, अस्कल्टेट करके देखना है कि पेशेंट के बाउल साउंड्स है वो आए हैं कि नहीं आए, ठीक है, बाउल मूवमेंट्स आए हैं कि नहीं आए। अगर पेशेंट को पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर बाउल साउंड्स नहीं आ रहे हैं, बाउल मूवमेंट्स नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन को क्या बोलता है, पैरालाइटिक इलियस होने के चांसेस हो जाते हैं, उसे बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर फ्रीक्वेंट ओरल केयर इन एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को ओरल केयर प्रोवाइड करनी है, ताकि पेशेंट का जो ओरल कैविटी के अंदर इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट कर सके, साथ के साथ जो ड्राइनेस ऑफ माउथ है उसको प्रिवेंट किया जा सके एनेस्थीसिया मेडिसिन की वजह से। नेक्स्ट वन है मेंटेन द एनपीओ स्टेटस अंटिल द गैग रिफ्लेक्स एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिटर्न। जब तक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं आ जाते तब तक हमें क्या करना है, गैग रिफ्लेक्स को जब तक पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं आ जाते तब तक हमें पेशेंट को क्या रखना है, एनपीओ रखना है। ठीक है, एनपीओ रखने का रीज़न क्या है, अगर पेशेंट के आप पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर जल्दी मतलब गैग रिफ्लेक्स भी नहीं आया और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी नहीं आया, उस कंडीशन के अंदर अगर आप पेशेंट के एनपीओ स्टेटस को ब्रेक करते हो, पेशेंट के एनपीओ को ब्रेक करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स नहीं है तो हो सकता है वहाँ पे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाते हैं, पेशेंट के अंदर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाएंगे। साथ के साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है तो क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारे
जो भी रिस्क है उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को एनपीओ ही रखना है। कब तक रखना है, जब तक पेशेंट के अंदर उसका गैग रिफ्लेक्स स्वेलोइंग इफेक्ट नहीं आ जाता, साथ के साथ हमें क्या करना है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं आ जाती। उस कंडीशन के अंदर अगर नहीं आ रहे हैं दोनों, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को एनपीओ ही रखना है। जैसे ही ये आते हैं तो हमें ग्रेजुअली डाइट को शिफ्ट करना है, डाइट पे शिफ्ट करना है। नेक्स्ट वन है व्हेन ओरल फ्लूइड आर परमिटेड स्टार्ट विथ आइस चिप्स एंड वाटर। जैसे ही मान लीजिए सर्जन ने आके ऑब्जर्व किया, एनेस्थीसिया वालों ने चेक किया कि पेशेंट के गैग रिफ्लेक्स भी आ चुका है और साथ के साथ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी आ चुके हैं, तो उस कंडीशन के अंदर सर्जन क्या अलाउ करते हैं, यानी कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो अलाउ करेगा हमें कि पेशेंट को आप एनपीओ स्टेटस को ब्रेक कर सकते हो। जब भी हम पेशेंट के एनपीओ स्टेटस को ब्रेक करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हमें करना है आइस चिप्स। जब भी हम पेशेंट के आइस चिप्स के साथ आइस चिप्स और वाटर, स्लाइटली पेशेंट को बोला जाएगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए, ताकि हमें ये देखना है कि क्या पेशेंट पानी को टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है कि सीधे पेशेंट को जाके वहाँ पे आप पूरा मील जो भी नॉर्मल डाइट होती है वो आप नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट कर दो। नहीं, पेशेंट को ग्रेजुअली डाइट पे शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि पेशेंट अभी एनेस्थीसिया की मेडिसिन से उनके इफेक्ट के अंदर है। जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली पेशेंट के बॉडी से जैसे जैसे मेडिसिन निकलेंगी यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू, तब जा करके वो इफेक्ट दूर होगा और साथ के साथ पेशेंट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की वो रिटर्न होगी। नेक्स्ट वन है नोट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन टर्न द क्लाइंट टू ए साइडलाइन पोजीशन इफ वॉमिटिंग अकर, हैज सक्शनिंग इक्विपमेंट अवेलेबल एंड रेडी टू यूज। जब भी मान लीजिए पेशेंट का रिस्क है, ठीक है, मान लीजिए हमें लग रहा है कि पेशेंट को रिस्क है कि पेशेंट है वो एस्पिरेट कर सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन लेनी है। ठीक है, साथ अगर मान लीजिए पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, उस कंडीशन के अंदर में हमें क्या करना है, पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देनी है। साथ के साथ जो सक्शनिंग के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स को हमें क्या करना है, रेडी टू यूज रखना है। ठीक है, क्लाइंट के बेड साइड में रखना है। ठीक है, बेड साइड पे ये जो सक्शनिंग के जो इक्विपमेंट्स है वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, इन पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर पेशेंट की बेड साइड पे सक्शनिंग इक्विपमेंट, ताकि जब भी जरूरत हो तो इमीडिएटली उनका यूज़ करके पेशेंट की सक्शनिंग वो की जा सके और एयरवे वगैरह को क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट वन है रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम की बात करते हैं तो रीनल सिस्टम में देखिए असिस्ट द ब्लेडर फॉर डिस्टेंशन। हमें क्या करना है, ब्लेडर फॉर डिस्टेंशन। इन केस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया ब्लेडर है वो काफ़ी अटोनिक हो जाता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है वो चली जाती है, कुछ समय के लिए चली जाती है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल में जस्ट अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस हमें क्या करना है, पाल्पेट करके देखना है कि पेशेंट का जो ब्लेडर है वो डिस्टेंट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें पेशेंट को कैथेटराइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर। हमें यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है। ये यूरिन आउटपुट हम क्या कर रहे थे, रीनल सिस्टम का भी ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, साथ के साथ क्या होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का भी मॉनिटरिंग हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, पेशेंट के यूरिन आउटपुट को भी हमें मॉनिटर करना है। पेशेंट के यूरिन आउटपुट को भी हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। नॉर्मली जो किडनी के अंदर है, नॉर्मली 1 मिनट के अंदर कितना यूरिन बन रहा है, 30 ml पर आवर यूरिन है वो बन रहा है। तो हमें क्या करना है, ये मॉनिटर करना है, ये रेट मॉनिटरिंग करनी है। नेक्स्ट वन है इफ द क्लाइंट डज नॉट हैव ए फॉलिस कैथेटर द क्लाइंट इज एक्सपेक्टेड टू वॉइड 6 to 8 आवर पोस्ट ऑपरेटिवली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, मान लीजिए किसी पेशेंट को पॉलिस कैथेटर नहीं लगा हुआ है, कैथेटर नहीं लगा हुआ है, कैथेटराइज नहीं किया गया, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है कि पेशेंट है, हमें एक एक्सपेक्टेड है कि पेशेंट है वो 6 से पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आने के 6 से 8 घंटे के अंदर पेशेंट है वॉइड करेगा। ठीक है, और ये चीज़ किस पे डिपेंड होगी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया की, जिस प्रकार का एनेस्थीसिया होगा उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट की जो रीनल सिस्टम उसके नॉर्मल फंक्शनिंग है वो रिटर्न होती है। साथ के साथ हमें क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमें देखना है कि पेशेंट है उसके वॉइड किया कि नहीं किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है एज ए सर्जन, एज ए नर्स और एज ए एनेस्थेटिक्स कि पेशेंट ने वॉइड किया कि नहीं किया पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर। क्योंकि अगर वॉइड नहीं करेगा इसका मतलब है कि पेशेंट के ब्लेडर के अंदर अटोनिक है, ब्लेडर अटोनिक है, ब्लेडर के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ब्लेडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे ब्लेडर वो कंटिन्यूसली डिस्टेंड होता जा रहा है। ठीक है, ब्लेडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल है, ब्लेडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वन है पेन मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट काम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है पेन मैनेजमेंट, क्योंकि पेन मैनेजमेंट है वो काफ़ी
डिफ़िकल्ट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के एस्पेक्ट से, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी पेशेंट को आप कितना भी एजुकेट कर दो, लेकिन पेशेंट यही सोचेंगे कि सर्जरी के बाद उन्हें काफ़ी पेन होगा, और ये एक्सपेक्ट होता है। जब भी आप इंसाइज कर रहे हो, बॉडी के अंदर कुछ भी कट कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेन होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को पेन फ्री रखना है, पेन को मैनेज करके रखना है जितना टॉलरेट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वन है, असिस द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया यूज एंड प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन दैट क्लाइंट रिसीव। हमें सबसे पहले क्या देखना है, पेशेंट को किस टाइप का एनेस्थीसिया दिया गया था। क्या कोई रीजनल एनेस्थीसिया था, क्या जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था, या कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया गया था, या पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया। तो ये टाइप्स थे एनेस्थीसिया के। तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है, असेस करना है कि कौन सा एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया गया था। साथ के साथ हमें ये देखना है कि पेशेंट ने प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन है वो ली है। क्या पेशेंट ने कोई पेन एनाल्जेसिक मेडिसिन या पेन रिलीफ मेडिसिन तो नहीं ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के, प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ensure the client receive any analgesic medication in the post anesthesia period। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को चेक करना है, और ये इंश्योर करना है, ठीक है, ये इंश्योर करना है कि पेशेंट ने पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कोई एनाल्जेसिक मेडिकेशन तो नहीं ली। अभी तक जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो हमें देखना है कि कोई एनाल्जेसिक मेडिकेशन तो नहीं दी। मान लीजिए पेशेंट कंप्लेन किए जा रहा है, पहले से किसी ने एनाल्जेसिक दे रखा था और आपने ओवरडोज कर दिया, तो इस चीज़ को, ये ऐसे एरर होने के, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी एरर्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स मेंटेन करने, साथ के साथ हमें क्या करना है, ओवरव्यू रखना है। नेक्स्ट वन है, असिस द पेन को असिस्ट करना है। अब पेन के असिस्टमेंट में हम क्या करेंगे, टाइप की किस प्रकार का पेन है, लोकेशन ऑफ द पेन का लोकेशन क्या है, आस्क द क्लाइंट फॉर द डिग्री ऑफ पेन ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद पेन को ऑब्जर्व करना है, पेन को असिस्ट करना है, साथ के साथ हमें देखना है कि पेन की लोकेशन क्या है, पेन किस प्रकार का है, शार्प है, नाइफ लाइक पेन हो रहा है, शार्प नाइफ लाइक पेन हो रहा है, ठीक है, टॉलरेबल है, नहीं टॉलरेट किया जा सकता, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। साथ के साथ हमें क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है कि आपको जो पेन हो रहा है उसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे, या फिर आप उनको रेट कीजिए। तो क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो रेट करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, इस स्केल में जो भी न्यूमेरिकल पेन स्केल उसके अंदर एरर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि क्लाइंट ये सोचता है कि अगर मैंने कम नंबर बताए तो ये मुझे एनेस्थीसिया जो पेन रिलीफ मेडिकेशन है वो नहीं देंगे, तो इसलिए यहाँ पे एरर होने के चांसेस होते हैं। जो क्लाइंट है वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट करने की कोशिश करता है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी मेडिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वन है, ऑल्सो यूज द डिस्क्रिप्टिव पेन स्केल लाइक नो पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन और सीवियर पेन। मान लीजिए आपका क्लाइंट है वो रेट नहीं कर पा रहा है, 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर रेट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आप डिस्क्रिप्टिव पेन स्केल यूज कर सकते हो। पेशेंट को पूछ सकते हो कि पेशेंट का आपको जो पेन है वो कम है, थोड़ा है, या थोड़ा ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें पूछ करके हम क्या कर सकते हैं, पेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पेशेंट के पेन को असिस्ट कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे पेन मैनेजमेंट को प्लान करते हैं। नेक्स्ट वन है, मॉनिटर फॉर ऑब्जेक्टिव डाटा रिलेटेड फॉर पेन सच एज द फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी गेस्चर, टेकीकार्डिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। कि जब भी पेशेंट को पेन होता है तो हमें क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव डाटाज हैं, ऑब्जर्वेशन है, उसको हमें मॉनिटर करना है, कि हमें ऑब्जर्व करना है, क्लाइंट को ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पेशेंट तो हर बार कहेगा आपको कि उसको सर्जरी के बाद पेन ही पेन है, ठीक है, तो हमें हर बार पेशेंट की बात को नहीं मानना है। साथ के साथ हमें हमारे जो नर्सिंग के जो स्किल्स हैं उनका यूज़ करते हुए हमें मॉनिटर करना है कि क्या पेशेंट को पेन है, क्या पेशेंट को सच में पेन है। अगर पेशेंट को पेन होगा तो पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, साथ के साथ उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, और पेशेंट को टेकीकार्डिया देखने के लिए मिलेगा। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस को आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे मैनेजमेंट को प्लान करेंगे। नेक्स्ट वन है, एडमिनिस्टर द पेन मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब। उसके बाद हमें क्या करना है, पेन को असिस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को पेन मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है, पेन मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करनी है, एडमिनिस्टर करनी है। जो भी पर्टिकुलरली मेडिकेशन जो सर्जन ने अलाउ की है, ठीक है, सर्जन के अकॉर्डिंग जो मेडिकेशन है उन मेडिकेशन को हमें क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, ताकि हम पेशेंट को पेन फ्री कर सकें। नेक्स्ट वन है, एंश्योर
दैट द क्लाइंट इज फेमिलियर टू यो पीसीए पंप। जो भी क्लाइंट का जो पीसीए पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिक पंप है उसके साथ पेशेंट है वो फेमिलियर होना चाहिए। फेमिलियर होने का मतलब यहाँ पे है कि पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया जो पंप है उसका प्रॉपर यूज आना चाहिए, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग उस पंप को मेंटेन कर सके, अपने पेन के अकॉर्डिंग उस पंप को कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये भी हमें इंश्योर करना है। मान लीजिए आपने पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप है उस पर लगा दिया है, ठीक है, अब क्या कर रहे हो, अब पेशेंट को पता भी नहीं है इसको कैसे कंट्रोल करना है, पेशेंट को पता भी नहीं है इसको कैसे चलाना है, तो ये इससे उस पेशेंट का पेन है वो पेन फ्री नहीं हो पाएगा पेशेंट। नेक्स्ट वन है नोट, इफ एन ओपियोइड एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर्ड असिस्ट द पेशेंट इन एवरी 30 मिनट फॉर द रेस्पिरेटरी रेट एंड पेन रिलीफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या करती हैं, वो रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर देती है, डिप्रेस कर देती है, ठीक है, और साथ के साथ सेडेशन कोज करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम हो जाएगी, पेशेंट को ब्रेडीपीनिया के अंदर जाने के चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट को पेन मैनेजमेंट के लिए ओपियोइड एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को हर 30 मिनट के अंदर हमें जाके देखना है, ऑब्जर्व करना है, चेक करना है, असिस्ट करना है, ताकि हमें ये पता लग सके कि पेशेंट को ओवरडोज तो नहीं हो गया। साथ के साथ हमें ये पता लग सके कि ओपियोइड एनाल्जेसिक की वजह से पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है उसमें कोई डिक्रीज या कोई कमी तो नहीं आई है। साथ के साथ हमें ये देखना है कि पेशेंट को ये पूछना है कि जो हमने मेडिसिन दी थी उसके बाद आपका पेन कैसा है, ताकि हमें उस ओपियोइड एनाल्जेसिक की मेडिकेशंस का इफेक्टिवनेस का हमें पता लग सके। तो हमें क्या करना है, जब भी ओपियोइड एनाल्जेसिक पेशेंट को हमने एडमिनिस्टर की हुई थी उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को हर 30 मिनट के अंदर जाकर के ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके ये देखना है कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट क्या है, नॉर्मल है कि नहीं है, पेशेंट की टेकीपीनिया ब्रेडीपीनिया तो नहीं हो गया, टेकीपीनिया तो नहीं है, ब्रेडीपीनिया तो नहीं है, ब्रेडीकार्डिया तो नहीं है। ठीक है, उन कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए हमें टाइमली पेशेंट को मॉनिटर करना है। साथ के साथ हमें पेशेंट से ये पूछना है कि आपको पेन जो हमने मेडिसिन दी थी उसके बाद उस पेन की क्या कंडीशन है, क्या आपका पेन रिलीव हुआ है कि नहीं हुआ, ताकि हमें उस ओपियोइड मेडिकेशंस की इफेक्टिवनेस का पता चल सके। नेक्स्ट वन है द नर्स ऑल्सो यूज ए नॉन इन्वेसिव measures like distraction, comfort measures, positioning, deep breathing and restful environment। तो नर्स क्या करेगी, कोई भी फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट करने से पहले क्या करेंगे, हम नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, कौन कौन से नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जो पेन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिस्ट्रैक्शन, हम पेशेंट को मोबाइल चलाने दे सकते हैं, मोबाइल चला सकता है पेशेंट, कॉमिक्स पढ़ सकता है, टीवी देख सकता है, ठीक है, ताकि पेशेंट का जो ध्यान है वो उसकी जो साइट, जो सर्जिकल साइट जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, मतलब पेन वाली साइड से ध्यान है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने से क्या हो सकता है, पेशेंट को पेन रिलीव हो सकता है। अब इससे क्या फायदा हुआ, नॉन इन्वेसिव या फिर जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट से क्या होगा फायदा, कि इस समय पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी, जिससे क्या होगा, पेशेंट की बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। साथ के साथ कंफर्ट मेजर्स, प्रॉपर पोजीशनिंग दे सकते हैं, पेशेंट को हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी हद तक पेन को रिलीव करती है, काफ़ी बॉडी को रिलैक्स करती है। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रेस्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पेशेंट आराम से रह सके, आराम से सो सके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेन मेडिकेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमने पेन मेडिकेशन एडमिनिस्टर की थी उन पेन मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस को हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। और नॉन इन्वेसिव पेन रिलीव मेजर्स की, कौन सा पेन रिलीव मेजर्स हमने काम में लिया था, नॉन इन्वेसिव का, नॉन फार्मेकोलॉजिकल का, जिससे पेशेंट को पेन फ्री हुआ है या जिससे पेशेंट को रिलीव मिला है, पेन में रिलीव मिला है। नेक्स्ट वन है नोट, कंसिडर द कल्चरल प्रैक्टिस एंड बिलीव व्हेन प्लानिंग पेन मैनेजमेंट। जब भी हम पेशेंट के पेन मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जब भी हम पेन मैनेजमेंट को प्लान कर रहे हैं कि पेशेंट को हमें पेन को मैनेज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट की कल्चरल प्रैक्टिस और बिलीव को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। कल पेशेंट की कल्चरल प्रैक्टिस और बिलीव्स है उनको हमें एंटायर नर्सिंग केयर पूरी नर्सिंग केयर के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट की कल्चरल बिलीव और पेशेंट के जो भी कल्चरल प्रैक्टिस हैं, कल्चरल बिलीव्स हैं, उन सबको हमें कंसिडर करके ही पेशेंट की नर्सिंग केयर को प्लान करना होता है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें कल्चरल बिलीव्स हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर हमें क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल एनालिसिस करके ये देखना है कि क्या ये कल्चरल बिलीव्स को तो हर्ट नहीं कर रहा। जब भी हम प्लान कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें देखना है कि पेशेंट की जो केयर हम प्लान कर रहे हैं, क्या वो केयर
पेशेंट के कल्चरल बिलीव्स को तो हर्ट नहीं कर रही है, तो वो सारी चीज़ें हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करनी है। साथ के साथ हमें जो उनको कल्चरल पेशेंट की जो कल्चरल बिलीव्स है उनको हमें क्या करना है, कंसिडर करना है, ताकि हम पेन को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। आज की क्लास में इतना ही। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो उसको क्लास को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा क्लास को आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर होगी। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में, आप प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।